प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर लोअर इनवर्टिब्रेट्स में क्लासिफिकेशन के बारे में लेते हैं। इससे पहले हमने पॉरीफेरा के बारे में पढ़ा था, पॉरीफेरा का वर्गीकरण देखा था। आज हम पॉरीफेरा के बाद सेलेंट्रेटा का वर्गीकरण समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेलेंट्रेटा की थोड़ी हिस्ट्री। सबसे पहले एरिस्टोटल नाम के वैज्ञानिक ने सेलेंट्रेटा को एकाल्फी नाम दिया। उसके बाद सेलेंट्रेटा का जो नामकरण किया था वो लिकॉट ने 1847 किया। लिकॉट ने ही सबसे पहले इसे नाम सेलेंट्रेटा दिया। हैस्चक नाम के वैज्ञानिक ने इनके अंदर दंश कोशिकाएं सुई के आकार की संरचना पाए जाने के कारण निडेरिया नाम दिया। आजकल सेलेंट्रेटा को निडेरिया कहा जाता है। ये जो दंश कोशिकाएं होती है वो इस प्रकार की ये संरचना होती है जो कि स्पर्शक पे पाई जाती है और ऑफेंस और डिफेंस, आक्रमण और सुरक्षा का कार्य करती है। सेलेंट्रेटा जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, कोइलॉस और एंड्रॉन। अर्थात इन जंतुओं के अंदर, बॉडी के अंदर, जैसे इनका ये ऐसा शरीर होता है तो इनके शरीर के अंदर एक सैक लाइक कैविटी होती है, इसको कैविटी कहा गया। ये सेलेंट्रॉन नाम की कैविटी है। ये जो बीच में स्पेस है ये मुख है, ये इनके अंदर स्पर्शक है, ये बाहर की तरफ एक्टोडर्म है, ये अंदर की तरफ एंडोडर्म है और बीच में जो ये स्पेस होता है इसको मिजोग्लिया कहते हैं। और इन स्पर्शकों पर ऐसी गोलाकार समूह के रूप में जो संरचना पाई जाती है इनको दंश कोशिका कहते हैं। ये एक बेसिक कैरेक्टर और बॉडी प्लान होता है सेलेंट्रेटा का। यदि हम इसको सामान्य लक्षणों के हिसाब से देखें तो मैं यहाँ आज एक चीज़ आपको बच्चों बता देना चाहता हूँ कि किसी भी फाइलम के लक्षणों को याद करना है तो उसके शरीर की आकृति कैसी है, उस फाइलम के अंदर किस प्रकार की सिमेट्री, सममिति पाई जाती है, कि उस फाइलम के जंतु अरीय सममिति के हैं, असममित है, द्विपार्श्व सममित है। तो ये चार प्रकार की सममिति होती है। जर्म लेयर एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म तीनों हैं तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, दो है तो डिप्लोब्लास्टिक। इनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, टिश्यू ग्रेड है, या ऑर्गन है, या ऑर्गन सिस्टम है। हेड प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, डेवलप्ड है कि अनडेवलप्ड है। बॉडी वॉल किस प्रकार की है, बाहर कौन सी लेयर है, भीतर कौन सी लेयर है, दोनों के बीच में क्या स्तर पाया जाता है, स्पर्शक पाए जाते हैं कि अथवा नहीं पाए जाते हैं। बॉडी कैविटी किस प्रकार की है, एब्सेंट है या प्रेजेंट है। कंकाल उनमें पाया जाता है कि अथवा नहीं पाया जाता। पाचन तंत्र कैसा है, विकसित है या अविकसित है। आहारनाल पूर्ण है या अपूर्ण है। उसमें पाचन का प्रकार इंट्रासेलुलर है कि इंटरसेलुलर है। श्वसन के लिए कौन से अंग है, सतह से है या अंग पाए जाते हैं या एनारोबिक है। उत्सर्जन तंत्र उपस्थित है अथवा अनुपस्थित है। यदि उपस्थित है तो किस प्रकार की संरचनाएं, प्रोटोनेफ्रिडिया या मेटानेफ्रिडिया पाए जाते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट या एब्सेंट है या प्रिमिटिव फॉर्म के अंदर पाया जाता है। नर्वस सिस्टम में तंत्रिका जाल है अथवा तंत्र है। और प्रजनन जो अंग होता है, तंत्र होता है, पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। और जो गोनाड्स होते हैं वो पुंपूर्वी हैं कि स्त्री पूर्वी हैं, यानी कि शुक्राणु पहले विकसित होता है कि अंडाणु पहले विकसित होता है। फर्टिलाइजेशन इंटरनल है या एक्सटर्नल है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है तो कोई कॉपुलेटरी ऑर्गन पाया जा रहा है या नहीं पाया जा रहा। फिर उसके बाद में डेवलपमेंट दो प्रकार का होता है। हर फाइलम के अंदर डेवलपमेंट या तो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट डेवलपमेंट है सीधा प्रत्यक्ष विकास जिसे कहते हैं, जिसमें लार्वा एब्सेंट होती है। और अप्रत्यक्ष डेवलपमेंट होता है तो उस जंतुओं के अंदर लार्वा पाया जाता है। ये एक मध्यस्थ अवस्था होती है जिसे हम लार्वा कहते हैं। और किस फाइलम के अंदर कोई विशिष्ट गुण क्या है, उनका प्राकृतिक आवास क्या है, ये किसी भी फाइलम के बेसिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, चाहे प्रोटोजोआ से लेकर अप टू द इकाइनोडर्मेटा तक। अब हम सबसे पहले सेलेंट्रेटा के टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक फीचर समझने की कोशिश करते हैं। सेलेंट्रेट्स का जो शरीर की आकृति होती है वो कई प्रकार से होती है।
इनमें बहुरूपता पाई जाती है, यानी कि आकृति में कई रूप एक ही जंतु के अंदर मिलते हैं। ये एकल या कॉलोनी बनाकर रहते हैं। अब ये जो आकृति इनकी होती है, वो आकृति जो होती है उसको यदि हम समझने की कोशिश करें तो लंबी पतली बेलनाकार संरचना होती है, इसको तो पॉलिप कहते हैं। और यदि ये तश्तरी के आकार की उल्टे कप की तरह होती है, इसको हम मेडुसा कहते हैं। तो पॉलिप और मेडुसा ये दो फॉर्म पाए जाते हैं इनके आकृति के अंदर। सिमेट्री इनकी अरीय होती है। अब अरीय सिमेट्री का क्या मतलब होता है? अरीय सिमेट्री का मतलब होता है यदि किसी जंतु को एक से अधिक अक्ष के द्वारा दो समान भागों में बांटा जाए, जैसे कि एक गोलाकार आकृति है ये, इसको हम 4 जगह से 4 अक्ष के द्वारा समान 8 भागों में विभाजित कर सकते हैं। ऐसी सममिति को अरीय सममिति कहते हैं। तो सेलेंटेटा फाइलम में अरीय सममिति पाई जाती है। एक से अधिक अक्ष के द्वारा इनको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। जनन स्तर में ये द्विजन स्तरीय यानी कि डिप्लोब्लास्टिक होता है। इनके अंदर मीजोग्लिया जो मध्य में पाई जाती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में, ये एसेलुलर लेयर होती है। मीजो मने मध्य, ग्लू मने गौन, मध्य का चिपचिपा स्तर मीजोग्लिया कहलाता है। यानी कि ये भीतर एंडोडर्मल लेयर होती है, ये बाहर की तरफ चपटी एपिथेलियल कोशिकाएं होती है, और इन दोनों के बीच ये चिपचिपा स्तर श्लेष्मी, ये जो होता है इसे हम मीजोग्लिया कहते हैं। हेड अविकसित होता है। सिलेंट्रेट के किसी जंतु में सिर नाम की संरचना नहीं पाई जाती है। इनके अंदर जो बॉडी वाल होती है, अभी जैसे मैंने चित्र में बताया, बाहर की तरफ एपिडर्मिस होती है, अंदर की तरफ गैस्ट्रोडर्मिस होती है जो कि सिलेंट्रॉन को लेड़ रहती है, और बीच में मीजोग्लिया नाम का अकोशीय चिपचिपा श्लेष्म युक्त स्तर पाया जाता है। स्पर्शक, सामान्यतः स्पर्शक पाए जाते हैं, वेरिएबल आकार के होते हैं। यदि उपस्थित होते हैं तो लंबे होते हैं, ये खोखले होते हैं, और ये कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के भी होते हैं। जैसे हाइड्रा की यदि हम एक चित्र देखें तो इस छोटे से चित्र में आपको ये टेंटिकल्स नज़र आ रहे हैं। ये टेंटिकल्स है, ये बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, अंदर की तरफ एंडोडर्मिस है, बीच में ये मीजोग्लिया है, और ये जो कैविटी आपको दिख रही है ये सिलेंट्रॉन नाम की कैविटी है। तो टेंटिकल्स यदि उपस्थित होते हैं तो ऐसे लंबे होते हैं, एक सिरा इसका बंद होता है, और ये अंदर वाला जो सिरा होता है ये सिलेंट्रॉन नामक गुहा के अंदर की तरफ खुल रहा होता है ऐसे। तो टेंटिकल्स कॉन्ट्रैक्टाइल नेचर के होते हैं, और इन टेंटिकल्स के ऊपर ऐसी छोटी छोटी समूह में संरचनाओं में होती है ये दंश कोशिकाएं पाई जाती है। बॉडी कैविटी एसिलोमेट होते हैं, इसको गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी कहते हैं। ये बड़ा बेसिक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। ये जैसे हाइड्रा की सैक लाइक संरचना है, इस सैक लाइक स्ट्रक्चर के अंदर ये जो रचना आपको दिख रही है ये एंडोडर्मिस है, बाहर की तरफ एपिडर्मिस है, बीच में मिजोग्लिया है, ऊपर की तरफ ये माउथ है, नीचे की तरफ एनस नहीं पाया जाता। तो ये खोखली सैक लाइक स्ट्रक्चर ये अंदर की तरफ कंप्लीटली एंडोडर्म से घिरी रहती है। भोजन इसी कैविटी में आता है, पचता है, और इसी में से बाहर निकल जाता है। इस गुहा को हम गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी या सिलेंट्रॉन कहते हैं, जो कि सिलेंटेटा समुदाय का लाक्षणिक लक्षण होता है। इसी में भोजन का पाचन होता है, इसी में भोजन का परिसंचरण होता है। परिसंचरण नामक गुण पाए जाने के कारण इसको संवहनीय गुहा कहते हैं। पाचन करने के कारण गैस्ट्रो जठर कहते हैं। इस प्रकार 2 काम करती है, जठर और संवहन, इसलिए इसे हम गैस्ट्रोवैस्कुलर या जठर संवहनी गुहा कहते हैं। सिलेंट्रेटा के अंदर किसी भी प्रकार का कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता। अब ये जो कंकाल जो होता है वास्तव में द्रव स्थैतिक कंकाल कहलाता है, क्योंकि इसके सिलेंट्रॉन जो गुहा होती है इसके अंदर पानी भरा, फ्लूइड भरा रहता है, सिक्रेशन होता है और वाटर होता है। ये वाटर इसको शेप प्रदान करता है। जो ये फ्लूइड भरा रहता है ये एक दाब क्रिएट करता है। इस दाब को हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, और इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के कारण इसका शेप मेंटेन रहता है। इसी कारण इसको हम हाइड्रोलिक स्केलेटन कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम,
कोई पाचन तंत्र सुविकसित नहीं होता। इनमें माउथ ही एनस की तरह काम करता है। डाइजेशन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी में होता है और एक्स्ट्रा और इंट्रासेलुलर डाइजेशन दोनों प्रकार का पाया जाता है। अब कैसे, ये देखिए आप, इसकी यदि गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी देखें तो चित्र के अंदर ये सामान्य चित्र हाइड्रा का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। तो भोजन माउथ के थ्रू ही अंदर आता है, एनस नहीं है तो इसी के थ्रू बाहर निकलता है। यहाँ ये जो कोशिकाएं होती है वो पाचक रसों का स्त्रावन करती है और ये जिस पूरी कैविटी के अंदर फूड वैक्यूल बनती है, भोजन आता है, उसका पाचन होता है और फिर अपचित भोजन इधर से बाहर निकल दिया जाता है। इस प्रकार जो कैविटी के अंदर डाइजेशन होता है इसको तो कहते हैं बाह्य कोशिकीय पाचन, और जो सेल्स अपने अंदर फूड को ले लेती है और डाइजेस्ट करती है उसको कहते हैं अंतराकोशीय पाचन। तो पाचन सेलेंट्रेटा में दोनों प्रकार से पाया जाता है, अंतराकोशीय और बाह्य कोशीय। श्वसन, कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते, सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू। जैसे ये बॉडी है तो बॉडी के अंदर ये हाइड्रा की बॉडी है, तो पानी के अंदर सिंपल जल में घुली हुई ऑक्सीजन अंदर आती है और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड सामान्य विसरण की प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकल जाती है। उत्सर्जन तंत्र नहीं पाया जाता, कोई विशिष्ट उत्सर्जन अंग नहीं पाए जाते। शरीर की सतह के द्वारा ही अमोनिया को पानी में डिफ्यूज़ कर दिया जाता है, विसरित कर दिया जाता है। जो जंतु अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं उनको हम अमोनोटैलिक कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता। वाटर फ्लो इन गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, बड़ा बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको इस चित्र के द्वारा भी समझ सकते हैं जैसे कि मैंने अभी समझाया। ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी जो होती है यही भोजन का पाचन करती है और पचित भोजन धीरे धीरे इस पूरे कैविटी के अंदर घूमता हुआ जलता हुआ अंत में से बाहर निकल जाता है। तो यही संवहन का काम कर रही है। इसीलिए तो हमने इस गुहा को जठर संवहनी गुहा कहा कि जो भोज्य होते हैं वो पचते भी हैं और यही घूमते हैं। जैसे उच्च जंतुओं में रक्त संवहन का काम करता है, ठीक इसी प्रकार से ये गुहा संवहन का कार्य करती है और कोई विशिष्ट अंग नहीं पाए जाते क्योंकि इसके अंदर बेसिकली टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन ही पाया जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद है इसका नर्वस सिस्टम। 2 न्यूरोनेट पाए जाते हैं। न्यूरॉन बड़े आदिम प्रकार के न्यूरॉन होते हैं, जैसे कि हायर एनिमल्स में, मैमल्स में हमने पढ़ा हुआ कि न्यूरॉन इस प्रकार के पाए जाते हैं। ये साइटोन कहलाता है, ये एक्सॉन कहलाता है। किंतु हाइड्रा के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ये सरलतम प्रकार की कोशिका तारे की तरह पाई जाती है। इसके प्रवर्ध निकले रहते हैं, इन प्रवर्धों को डेंड्राइट्स कहते हैं और ये पाए जाते हैं बीच में साइटोन। तो इस प्रकार की एक लंबा पतला एक्सॉन इसमें नहीं पाया जाता। ऐसा आदिम प्रकार की संरचना हाइड्रा के अंदर मिलती है न्यूरॉन की, जिसको हमने प्रोटोन्यूरॉन कहा। तो प्रोटोन्यूरॉन का पाया जाना, लेकिन इन प्रोटोन्यूरॉन्स के बीच में ये सारे आपस में एक दूसरे से जुड़े रहते हैं प्रवर्धों के द्वारा। जैसे मैंने यहाँ चित्र में 3 न्यूरॉन बनाए तो ये आपस में जुड़े रहते हैं। तो हाइड्रा की बॉडी के अंदर एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस में ये नेट बना लेते हैं, तो 2 नर्व नेट बन जाते हैं अंदर और बाहर की तरफ। तो ये 2 नर्व नेट होते हैं, इनमें सिनेप्टिक ट्रांसमिशन पाया जाता है, ब्रेन एब्सेंट होता है और इस प्रकार इन आवेगों के संचरण का कोई केंद्रीय नियंत्रण नहीं रहता। इसलिए हाइड्रा में इस प्रकार के परिवहन को डिफ्यूज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन, विस्तृत प्रकार का तंत्रिका आवेग संचरण कहते हैं। कोई नियंत्रण नहीं है। यदि एक जगह ऑल पिन चुभे, जैसे हमारे हाथ में ऑल पिन चुभे तो वही हाथ अड़ता है क्योंकि हमारा ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। लेकिन हाइड्रा में ऑल पिन चुभाएं शरीर के किसी जगह पर तो हाइड्रा की पूरी बॉडी रेस्पॉन्स करेगी, पूरा शरीर छोटे आकार का हो जाएगा और सिकुड़ जाएगा। इसी को ही हम डिफ्यूज नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन कहते हैं। जनन, हाइड्रा सेलेंट्रेटा के सारे जंतु उभयलिंगी होते हैं। हर्मेफ्रोडाइट, ये जो हर्मेफ्रोडाइट शब्द है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक है हर्मीज और दूसरा है एफ्रोडाइट। हर्मीज हमेशा ग्रीक कथाओं में मेल देवता को कहते हैं, हर्मीज फीमेल गॉडेस को कहते हैं और एफ्रोडाइट मेल गॉडेस को कहते हैं। तो मेल और फीमेल गॉडेस, नर और मादा देवता। जैसे हमारे इंडियन माइथोलॉजी में भी नर और मादा को कामदेव और रति देव के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे ग्रीक माइथोलॉजी में हर्मीज और एफ्रोडाइट के नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए ये दोनों
नर और मादा यदि एक ही जंतु में जननांग पाए जाते हैं तो उस अवस्था को हम सभी जंतुओं के अंदर टर्म यूज करते हैं हर्मेफ्रोडाइट। तो ये हर्मेफ्रोडाइट होते हैं, उभयलिंगी होते हैं। एंडोडर्म या एक्टोडर्म से गुणाट का विकास होता है। क्लीवेज इसके अंदर निश्चित प्रकार का पाया जाता है। गैस्ट्रुलेशन की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर इनफिल्ट्रेशन, निस्पंदन और डीलैमिनेशन, कोशिकाएं भीतर की तरफ गिरनी शुरू होती है। यानी कि ये प्रोसेस, ये जैसे एक लेयर का ब्लास्टुला है। इस एक लेयर की ब्लास्टुला में यदि ऊपर की कोशिकाओं से विभाजित होकर एक एक कोशिका भीतर गिरती जाए और भीतर गिरती हुई कोशिकाएं धीरे धीरे अंदर एक स्तर का निर्माण कर दे, इस प्रोसेस को कहते हैं निस्पंदन। किंतु यदि ब्लास्टुला जो इस प्रकार का बना होता है, ये ब्लास्टुला धीरे धीरे कोशिकाओं का स्तर बनाता है। ये कोशिकाओं का स्तर ऊपर ब्लास्टोसील से टूट जाता है और धीरे धीरे बीच के ब्लास्टोसील में भर जाता है। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं डीलैमिनेशन, विस्तरण। तो सेलेंट्रेटा में विस्तरण और निस्पंदन दो प्रक्रियाओं के द्वारा गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया होती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी पाया जाता है जो कि कलिकोत्पादन द्वारा भी होता है। और हाइड्रा के अंदर एक अंतराली कोशिकाएं पाई जाती है जिनके अंदर पुनरुद्भवन की अपार क्षमता होती है। और ये अंतराली कोशिकाएं छोटी सी अभिन्नित कोशिकाएं होती है। ये अभिन्नित कोशिकाएं किसी भी प्रकार की कोशिका में रूपांतरित होने की क्षमता रखती है। तो इस कारण से पूरा का पूरा जंतु, जैसे हाइड्रा को हम कई भागों में काट दें तो हाइड्रा, उसके अंदर यदि तीनों स्तर एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हो तो पूरा जंतु बना देती है। इस प्रकार सेलेंट्रेट्स में पुनरुद्भवन की अपार क्षमता पाई जाती है। विकास अप्रत्यक्ष होता है। सेलेंट्रेट्स में जो लार्वा पाया जाता है इसको प्लेनुला लार्वा कहते हैं। इस प्लेनुला लार्वा में अंदर की तरफ तो ये एंडोडर्म होती है और बाहर की तरफ सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होती है। ये जो सीलिएटेड एपिथेलियल सेल होती है इनकी सहायता से पानी में लार्वा तैरता है और फिर धीरे धीरे पॉलिप अथवा मेडुसा में रूपांतरित हो जाता है। जो हाइड्रा के अंदर स्पर्शक होता है, मैंने पहले भी बताया था, उनके अंदर विशिष्ट कोशिकाएं पाई जाती है। इन विशिष्ट कोशिकाओं को हम दंश कोशिकाएं कहते हैं। हाइड्रा में ये जो दंश कोशिकाएं होती है, जैसे आप इस चित्र में यहाँ ये देख रहे हैं कि ये जो दंश कोशिकाएं स्पर्शक में पाई जाती है, ये आक्रमण और सुरक्षा का काम करती है। शिकार को पकड़ने में हेल्प करती है, शिकार को बेहोश करती है, क्योंकि नेमेटोसाइट्स के अंदर एक विष पाया जाता है जो कि शिकार को सुस्त कर देता है। फिर ये अपने टेंटेकल की सहायता से मुख के अंदर शिकार को डाल देते हैं। यदि इसका हम प्राकृतिक इतिहास देखें तो जनरली मैराइन एनिमल्स हैं, कुछ जंतु फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं, एकल भी हैं और निवह ग्रुप बना के भी रहते हैं, सक्रिय हैं, कार्निवोरस हैं यानी मांसाहारी है, और द्विरूपता या बहुरूपता पाया जाता है। ये सेलेंट्रेटा में बहुरूपता आपके फुल क्वेश्चन बनता है या शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है, इसे हम अलग से भी पढ़ेंगे। यदि हम सेलेंट्रेटा के विशिष्ट लक्षणों को समझने की कोशिश करें कि ऐसे लक्षण जो केवल इसी फाइलम में पाए जाते हैं, तो नंबर 1, टिश्यू लेवल का ऑर्गेनाइजेशन इसके अंदर पाया जाता है, उत्कीय स्तर का। शरीर के अंदर नीडोब्लास्ट दंश कोशिकाओं का पाया जाना जो कि आक्रमण और सुरक्षा का अंग का काम करती है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट नहीं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है। अपूर्ण पाचन पथ, यानी कि जैसे मैंने पहले चित्र में बताया था कि इसके अंदर मुख पाया जाता है किंतु गुदा नहीं है। ये सेलेंट्रॉन है, ये माउथ है, एनस नहीं है, तो केवल डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में माउथ है और सैक लाइक सिस्टम पाया जाता है जो कि पाचन का काम करता है। सिंपल गोनाड्स, जनद अत्यंत साधारण होते हैं, उनमें कोई अंडवाहिनी या शुक्रवाहिनी नहीं पाई जाती, और ये जनद या तो शरीर के अंदर या शरीर के बाहर शुक्राणुओं का स्त्रवण कर देते हैं। यदि हम सेलेंट्रेटा के कुछ लक्षण देखें जो पॉरीफेरा से इसको उन्नत बनाते हैं, तो नंबर 1, इनके अंदर शरीर की निश्चित आकृति पाई जाती है और रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। वेल ऑर्गेनाइज्ड लेयर पाए जाते हैं बॉडी वॉल के अंदर। देह भित्ति में या तो बाहर की तरफ सुविकसित एपिडर्मिस होती है और भीतर की तरफ वेल डेवलप्ड एंडोडर्मिस पाई जाती है, जो उसके अंदर कई प्रकार की 5-6 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है जो भिन्न भिन्न कार्य के लिए अनुकूलित किए करते हैं। एक और विशेषता जो पॉरीफेरा में नहीं होता, पॉरीफेरा में
सुविकसित मस्कुलर सेल या मस्कुलर टिश्यू नहीं मिलते, जबकि सिलेंट्रेटा में पहली बार जंतु जगत में पेशी उत्तक के फॉर्म में एपिथेलियल मायो एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है, जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करती है। नर्वस सिस्टम और सेंस ऑर्गन पहली बार जंतु जगत में सिलेंट्रेटा में पाए गए, जबकि पॉरीफेरा में इस प्रकार की कोशिकाओं का या संरचनाओं का अभाव था। ट्रू जर्म लेयर्स पाई जाती है, जो कि वेल डेवलप्ड एंडोडर्म और एक्टोडर्म होती है। डाइजेस्टिव कैविटी प्रिमिटिव टाइप की सबसे पहले यहाँ पाई गई, जबकि स्पंजोसिल में वाटर वेस्कुलर, जिसको कैनाल सिस्टम कहते हैं, वो पाया गया। तो इस प्रकार लक्षणों में सिलेंट्रेटा अपने आप को पॉरीफेरा के ऊपर शो करते हैं। तो ये हमने सारा पढ़ा सिलेंट्रेटा के लक्षण, इनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर। अब चित्र में आप देखिए, ये दो उदाहरण हैं सिलेंट्रेटा का, जेलीफिश और सी एनेमोन, समुद्री एनेमोन। ये जेलीफिश तस्तरी के आकार की नज़र आ रही है, ये देखो गोलाकार, और सी एनेमोन होता है वो ऐसे पॉलिप शेप का नज़र आता है। तो ये पॉलिप संरचना हुई और ये जेलीफिश मेडुसा आकार की संरचना हुई। अगले व्याख्यान के अंदर हम लेंगे सिलेंट्रेटा को किन आधार पर वर्गीकरण किया गया है, इनकी कक्षाओं के लक्षण, प्रमुख ऑर्डर और इसके उदाहरण कौन से हैं। हम सिलेंट्रेटा के वर्गीकरण को अगले व्याख्यान के अंदर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।